टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जहां मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद मामले में केस चल रहा है, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार आशुतोष पांडे को पहले भी जहां पाकिस्तान के नंबरों से धमकी मिल रही थी, उनका कहना है कि लगातार उन्हें पाकिस्तान से धमकी मिल रही है और उन्होंने अब व्हाट्सएप नंबर जारी करते हुए बताया है, व्हाट्सएप पे कॉल आई है और उन्हें 4 दिन में बम से उड़ाने की धमकी दी है। जिसके बाद उनका केस ना दर्ज होने पर थाने में उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दी है और कहा है कि इस मामले में जांच हो और उनको लगातार धमकी मिल रही है। उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। 6 तारीख को भी आया था और उन्होंने खुल के मुझे चेतावनी दी थी कि 4 घंटे में आईडी हैक कर लेंगे। हमने प्रशासन को बताया था हैक कर लिया, उसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया था। और रात भी जब मैं सुप्रीम कोर्ट से आ रहा था वापसी में कानपुर के आसपास, हमें फ़ोन पर धमकी आई है बहुत बुरी तरह। मोदी जी को भी गाली दी, मेरी भारत माता को गाली दी और मुझे कहा कि तुम अभी बाज नहीं आ रहा है तो अब भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चक्कर काट रहा है, यदि तुम नहीं माने तो 3 दिन में तुमको बम से उड़ा दिया जाएगा। जिसकी शिकायत मैंने प्रशासन दी, प्रशासन नहीं सुन रहा है और ना ही मेरा पेज वापसी आ रहा है। उसमें गंदी गंदी वीडियो अपलोड हो रही है, मेरे इतने लाइक उस पर फॉलो हो रहे हैं कि लोगों को तरह तरह के लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है। तो आज मैंने माननीय न्यायालय को बताया कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए, हमारा मुकदमा तो दर्ज हो जाए। इतनी बड़ी एजेंसी भारत के खिलाफ बोल रही है और जब भी नहीं कोई सुन रहा है तो मोदी जी को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। चलिए हमारी बात छोड़िए, देश को तो गाली ना कोई दे, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने मांग किया है। विपक्ष ने भी उस पर सहमति जताई है और उनके अधिवक्ता ने कहा है कि ये सीरियस मामला है, इस पर बड़ी एजेंसी से जांच करा ली जाए और जो भी उचित हो किया जाए। रखेंगे क्योंकि हमारी प्रार्थना पत्र में अमीन कमीशन के लिए है कि माननीय न्यायालय किसी को भेज दीजिए पर सर्वे होना चाहिए कि वहाँ इनके अल्लाह घर है या मेरे भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि है। माता शाकुंभरी पीठाधीश्वर भृगुवंशी आशुतोष पांडे। पूरी प्रयागराज में जहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिरों के पास जीर्णोद्धार का काम कराया जा रहा है, इसी क्रम में अब शिवकुटी स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर और अतरसुइया स्थित कल्याणी देवी मंदिर के लिए बजट मिला है। 2 करोड़ 7 लाख रुपए से कोटेश्वर महादेव मंदिर में सौंदर्यीकरण का काम होगा, जबकि कल्याणी देवी में काम 85.93 लाख रुपए के बजट दिया गया है। कोटेश्वर महादेव मंदिर शिवकुटी क्षेत्र के अति प्राचीन मंदिर में से एक है। यहाँ सावन के महीने विशेष रूप से मेला लगता है। शिवरात्रि पर भी भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है और श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर के सबसे बड़ा काम आरती मंच का होगा। इस आरती मंच पर पुजारियों की जगह ऊपर की ओर ग्रिल लगाई जाएगी। साथ ही मंदिर के पास सौंदर्यीकरण का काम, प्रवेश द्वार, संपर्क मार्ग का काम, प्रकाश आदि बंदोबस्त किया जाएगा। इसके साथ ही परिक्रमा के लिए एक पथ भी बनाया जाएगा। वहीं सबसे पुराने मंदिरों की बात करी जाए तो कल्याणी देवी मंदिर, जो कि अपने आप में महत्व रखता है और यहाँ हर नवरात्रि पर जहाँ भक्तों की भीड़ लगती है। बता दें, मान्यता है कि माता सती की यहाँ पर भी उंगलियाँ गिरी थी, जिसके बाद से ये मंदिर जो है शक्तिपीठों में से माना जाता है। और सबसे ख़ास बात है कि कल्याणी देवी मंदिर पुराने शहर के मीरापुर इलाके में है, जिसके लिए भी सरकार ने बजट दिया है और इस मंदिर का भी सौंदर्यीकरण का काम होगा, जिससे कि एक भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। सरकार जिस तरह से लगातार मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए काम कर रही है, उससे प्रयाग का ही विकास हो रहा है और तेज़ी से लोगों को आसपास के रोज़गार भी मिलेगा। बता दें, कल्याणी देवी मंदिर के लिए 85.93 लाख रुपए का बजट दिया गया है, जिससे जल्द ही काम शुरू होगा और एक बार मंदिर का भव्य दृश्य देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है, जहां यूपी के कई जनपदों में भीषण ठंडी देखने को मिल रही है, तो प्रयागराज में भी ठंड में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस भीषण ठंड में लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और ज़रूरी कारणों से लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक ठंड प्रयागराज में है, तो वहीं आज तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ठंड से बचने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कुछ जगहों पर अलाव की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन पुराने शहर में अलाव की व्यवस्था पर लोगों का कहना है कि नगर निगम के अलावा सूखी लकड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए। और वहीं ठंड से बचने के लिए लोग आग के पास खड़े होकर आग तापते दिखाई दिए।
अलाव की व्यवस्था की बात करी जाए तो सिविल लाइन जैसे क्षेत्रों में कई जगह अलाव की तो व्यवस्था है, मगर पुराने शहरों में लकड़ी ना मिलने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो लकड़ी नगर निगम के द्वारा डाली जा रही है वो गीली है, जिससे जलाने में लोगों को परेशानी हो रही है। और क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए दिखाते हैं। ठंड का कहर इस कदर है कि पारा एकदम लुढ़क गया है। प्रयागराज में बहुत ज़्यादा ठंडक है, हर व्यक्ति परेशान है ठंड से। लोग यहाँ अलाव जो जल रहा है ताप रहे हैं आकर के। ये लकड़ी की व्यवस्था है? लकड़ी की व्यवस्था तो नगर निगम से आई है, लेकिन लकड़ी गीली है, पानी छोड़ रही है। क्या नाम है आपका? नितिन। की ठंड कितनी परेशानी हो रही बाहर? बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं मऊ अहमद से आ रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है। तो रास्ते में लकड़ियाँ जलती कहीं कहीं मिली है बस, हर जगह नहीं मिली है। बहुत ज़्यादा ठंड है? बहुत ज़्यादा ठंड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। ये बहुत ठंडी है, बहुत परेशानी है। ड्यूटी करने आए हैं नगर निगम कर्मचारी सफाई करने में, बहुत ठंडी है। पूरी रात में ड्यूटी करते हैं सिविल लाइन चौराहे। आग ताप रहे हैं पुलिस चौकी के पीछे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतलाल। संगम नगरी प्रयागराज 2024 का चुनाव करीब है और ऐसे में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता तेजी से कार्य में जुट गए हैं। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आह्वान किया था वॉल पेंटिंग के लिए, तो उसी कड़ी में अब भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जगह जगह वॉल पेंटिंग कर रहे हैं और कमल का फूल बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और लोगों को चुनाव के लिए और भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और वॉल पेंटिंग के माध्यम से ये अभियान चलाया जा रहा है। और ऐसे में किस तरह से वॉल पेंटिंग की गई है और इसका क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ कहना है भाजपा नेत्री का, आइए दिखाते हैं आप। ये दीवार लेखन का उद्देश्य ये है कि जो कार्यकर्ता पूर्व में स्वयं से दरी बिछाया करते थे, स्टेंसिल पे कमल का फूल छापा करते थे, झंडा बनाया करते थे, उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने दीवार लेखन का यह अभियान प्रारंभ किया है, कमल का फूल बनाते हुए और नीचे फिर एक बार मोदी सरकार ऐसा स्लोगन लिखते हुए। तो हम सभी कार्यकर्ता दीवार लेखन का यह कार्य कर रहे हैं, कमल का फूल खुद अपने हाथों से पेंट कर रहे हैं, फिर एक बार मोदी सरकार का स्लोगन लिख रहे हैं। और यह जैसा 2024 का चुनाव सन निकट है, 2024 में फिर से मोदी जी इस देश का नेतृत्व करें, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, ऐसा हम सब जन जन को यह संदेश देने जा रहे हैं इस माध्यम से। इसलिए हम लोग यह वॉल पेंटिंग का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे बूथ तक यह कार्यक्रम दीवार लेखन का होने जा रहा है। यह कार्यक्रम 20 तारीख तक होगा। सभी कार्यकर्ता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने प्रदेश के पदाधिकारी हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, सभी कार्यकर्ता दीवार लेखन का काम करेंगे। त्रेता युग में भगवान श्री राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ प्रयागराज कौशाम्बी की धरती होते हुए चित्रकूट पहुंचे थे। तो वहीं अब जहां मकर संक्रांति से चित्रकूट से जहां श्री राम चरण पदुका यात्रा की शुरुआत हुई है और ये यात्रा कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज पहुंची, जहां पर जगह जगह लोगों ने स्वागत किया और फूल बरसाए। तो वहीं संगम क्षेत्र पर जब श्री राम चरण पदुका यात्रा पहुंची तो वहां पर माघ मेला एसएसपी डीआईजी राजीव नारायण मिश्रा आईपीएस श्रद्धा ने यात्रा का स्वागत किया और रथ पर फूल चढ़ाकर साथ ही माल्यार्पण किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद रथ यात्रा संगम पहुंची और जल भरकर ये वासुदेवानंद सरस्वती जी के आश्रम पहुंची, जहां सुबह ये बालसन होते हुए महर्षि भारद्वाज की मूर्ति से होते हुए सिंगवेरपुर और वहां से अयोध्या के लिए रवाना होगी। पहाड़ी राजापुर मंझनपुर होते हुए प्रयागराज आई है। यात्रा में जगह जगह सड़कों पर दोनों तरफ लोग हाथों में माला पुष्प लिए खड़े हुए हैं। लगता है जैसे प्रभु राम लला की चरण पादुका न जाकर प्रभु राम लला का संपूर्ण परिवार इस तरफ से आए प्रयागराज की तरफ से अयोध्या जा रहा हो, ऐसा उत्साह जनता में है। अभी ये यात्रा संगम तक जाएगी, वहां का पवित्र जल संग्रहित करके शंकराचार्य भगवान के आश्रम अलोपीबाग पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा और कल सुबह हम सब लोग सिंगवेरपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। कल का रात्रि विश्राम सिंगवेरपुर में होगा। कितना उत्साहित है
ऐसा उत्साह तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने 1990 का राम जन्मभूमि आंदोलन भी देखा, मैं प्रभारी रहा, कार्यालय प्रमुख रहा, 1992 का भी आंदोलन देखा, लेकिन जो उत्साह जनता के अंदर इस समय है, लगता है कि अब राम राज्य आने वाला है। और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं लालमण तिवारी, प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा, यात्रा प्रमुख श्री रामचरण पादुका पूजन यात्रा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले से जुड़ी खबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद हिंदू पक्ष ने रेवेन्यू सर्वे के लिए दी अर्जी। पक्षकार बनाने के साथ साथ कई मामलों में हिंदू पक्ष ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखा अपना पक्ष। सुप्रीम कोर्ट में सर्वे कमीशन पर लगाई थी रोक, जिसके बाद सर्वे कमीशन के गठन पर लगी रोक। हिंदू पक्ष ने कई मामलों में रखा अपना पक्ष। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, कोर्ट में किस तरह से सुनवाई हुई, क्या कुछ कहना है हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का, आइए दिखाते हैं आपको। किस किस के मामले में फैसला है जी। आज माननीय उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति श्री मयंक कुमार जैन साहब के यहाँ कोर्ट नंबर 91 में सुनवाई थी श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के मुकदमे की। उसमें विपक्षी पार्टी ईदगाह मस्जिद द्वारा ये ऑब्जेक्शन लिया गया कि उन्होंने एक SLP फाइल की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। उसका नंबर था 481/2024, जिसमें सर्वे कमीशन को स्टे कर दिया गया था और प्रोसीडिंग के लिए कंटिन्यू करने के लिए कहा गया था कि सूट प्रोसीडिंग लगातार चलती रहे और पर सर्वे कमीशन एग्जीक्यूट ना किया जाए। केवल ये आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, जो कि उन्होंने इंटरप्रेट किया कि साहब पूरे सूट पे स्टे कर दिया है। तो हमने उसी चीज़ को क्लैरिफाई किया, साहब पूरे सूट पे स्टे नहीं है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, केवल कमीशन की प्रोसीडिंग है उसको कमीशन के एग्जीक्यूशन को स्टे किया है उन्होंने तब तक जब तक 29 नेक्स्ट डेट लगाई है 29 तारीख उसमें कमिंग। तो उसी के लिए हमने हमारी एप्लीकेशन ऑर्डर 26 रूल 9 की एप्लीकेशन पेंडिंग थी सर्वे कमीशन के लिए, प्लस जो अपोजिट पार्टी की ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पेंडिंग थी, प्लस हमारी एक 42C एर्जेंसी एप्लीकेशन पेंडिंग थी। उसी को हमने प्रेस करने के लिए कहा। तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि क्योंकि सारे सूट कंसोलिडेट कर दिए गए एक साथ, तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय का आगे निर्णय होगा 29 तारीख के बाद, उसके बाद शायद संभवतः कोई डेट लगेगा। जी, विनय शर्मा, अधिवक्ता श्री कृष्ण मुक्ति निर्माण ट्रस्ट। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।